हेलो बच्चों, आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले पावर शेयरिंग के बारे में हमें ये जानना होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब है सत्ता की साझेदारी। अब ये जो सत्ता की साझेदारी है ये कैसे होगी? सिंपल सी बात है कि पावर को शेयर करना। पावर को कैसे शेयर किया जाता है डेमोक्रेसी में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में पावर शेयर रहती है और जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। अगर ये पावर किसी एक में शेयर रहेगी तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। लास्ट ईयर हमने हिटलर के बारे में पढ़ा, द राइज ऑफ हिटलर के बारे में। यहाँ पावर एक बंदे के हाथ में थी, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखा। तो पावर को कैसे शेयर किया जाए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि दो देशों के बारे में बात हो रही है। ये दो देश हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। फर्स्ट ऑफ ऑल we can see on the paper the position of Belgium. It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. यानी कि जो बेल्जियम एक छोटा सा देश है, इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगती हैं। वन वर्ड का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार है आपके लिए कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे 1 करोड़ पॉपुलेशन, जस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इट मीन्स बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ है, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या से जस्ट हाफ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, तो नियर अबाउट 2 करोड़। अब ये बेल्जियम जो एक छोटा सा देश है, यहाँ पर रहने वाले लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं और कौन से इलाके में रहते हैं वो देख लेते हैं। 59% लिव इन फ्लेमिश एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और जिनकी भाषा है डच। 40% लिव इन वेलोनिया, स्पीक फ्रांस। यहाँ पर 40% लोग जो हैं वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% जो बेल्जियम हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो हैं फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। चूँकि चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो बेल्जियम की हमने जानकारी ले ली। 59%, 40%, 1%, यानी कि हमको डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और 1% जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिले। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। आप देखेंगे श्रीलंका 2 करोड़ पीपल। इट मीन्स अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में 1 करोड़ पीपल रहता है और ये जस्ट डबल है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि हरियाणा के आसपास, सेम पॉपुलेशन एज इन हरियाणा। यहाँ का फिगर देख लेते हैं, लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या करते हैं। 74% स्पीकर्स हैं जो सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर तमिल कौन सी होंगे? एक तो तमिल नेटिव्स, खास वहाँ के लोग रहने वाले, और दूसरे इंडियंस जो खदानों में काम करने के दौरान
इंडिया को छोड़कर बाहर विदेशों में काम करने के लिए चले गए थे। ऐसे लोग जो हैं 18% लोग हैं जो तमिल भाषा को बोलते हैं। आगे देखेंगे 7% लोग वहाँ क्रिश्चियंस हैं, ये तमिल भी बोलते हैं और सिंहला लैंग्वेज दोनों बोलते हैं। अब श्रीलंका के बारे में हम देखते हैं कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। वन वर्ड का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली। अब खास बात यहाँ पर यह है कि श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली है सिंहला लैंग्वेज, इसको इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। यहाँ पर 1956 में एक एक्ट पास किया गया और उसमें टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया गया। यहाँ का जो धर्म है, यहाँ लोग बुद्धिज़्म हैं यहाँ के लोग। यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सिंहलाज की है और माइनॉरिटी तमिल्स लैंग्वेज बोलने वालों की है। अब इन दो देशों के बारे में हमने देखा और पढ़ा तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आई कि बेल्जियम जो एक छोटा सा देश है उसने अपने यहाँ ऐसे कौन से चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ। और श्रीलंका जिसके यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज सिंहला लैंग्वेज को बढ़ावा मिला तो ये जो है मेजॉरिटी में आ गई और जो है तमिल हुई वो माइनॉरिटी में आ गई। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक सिविल वॉर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सिविल वॉर होता क्या है। सिविल वॉर यानी कि एक ऐसा गृह युद्ध हम इसको कह सकते हैं जिसमें एक देश में रहने वाले लोग ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जबकि अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर में क्या होगा, एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, लड़ाई करता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस आया वो ये आया। अब हम बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं पावर शेयरिंग पर। और बच्चों, पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को शेयर कर देना, सत्ता का, शक्ति का विभाजन कर देना। अगर आपने शक्ति का विभाजन कर दिया है तब तो सब ठीक है, अदरवाइज आपसी झगड़े होते रहेंगे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने स्कूल का, सरस्वती विद्या मंदिर का। आप एक छोटा सा स्कूल, एटा में तो इसको बड़ा स्कूल ही कहेंगे, लेकिन अगर एक कंट्री से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत छोटा है। और आप ये देखिए, एक स्कूल के मैनेजमेंट को संभालने के लिए पूरी स्कूल मैनेजमेंट, इसके बाद आपका प्रिंसिपल, आपके वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लास टीचर्स, इन सब में किस तरह से पावर को शेयर कर दिया है। तो पावर शेयर करने से क्या हुआ कि काम कितना आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर ये पावर केवल एक के हाथ में होती, मैनेजमेंट के हाथ में होती या प्रिंसिपल के हाथ में होती, सारे डिसीजंस वो खुद लेते, किसी से भी कोई बात नहीं करते, तो क्या एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता या टाइम पर एक अच्छा रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता। इसी को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग में पावर को शेयर कर दिया गया है। किस किस में शेयर कर दिया गया है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? Why is power sharing essential for every country?